कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पार्क का बेटा ऐसी बीमारी से बीमार है जिसके बारे में पता लगाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए। सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद इस बच्चे के इलाज के लिए कोरिया से शेमस बुलाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए मरी हुए लोगों से बातें कर सकते हैं, उनसे जुड़ी इस दुनिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कह ले कि दुनिया में ना नजर आने वाली चीजों से मिलना लड़ना और उन्हें कंट्रोल करना ही उनकी जॉब है। हम मिलते हैं शेम हारम से, जो अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। हालांकि बच्चे की मां को इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, पर अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अपने बेटे को बचाने के लिए हारम इस बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है और उसे मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो भी इशू है उसके दादा या परदादा के साथ जुड़ा है। इस बारे में बात करने के लिए हारम पार्क से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग कई सालों पहले ही पूरी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के पिता यानी इस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा पैरालाइज्ड है, जबकि उसके ग्रेट ग्रैंडपा यानी परदादा 100 साल पहले ही मर चुके थे, जिनकी कब्र कोरिया में ही है। पार्क रिम को यह भी बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ ऐसी ही कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे बड़े भाई वो भी ऐसे ही किसी बीमारी में मर गए थे, और अब मेरा बेटा वो तो आपके सामने ही है। सब सुनने के बाद वो पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, इन्हें कोरिया भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद हम कोरिया में किम से मिलते हैं, जो एक फेंग शुई एक्सपर्ट हैं। उनका काम था मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह ढूंढना जहां दफन होने के बाद उनके सोल्स को आराम और सुकून मिल जाए, वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फैमिलीज को तंग करती है, जैसे अभी भी एक ओल्ड लेडी अपने घर वालों के ख्वाब में आकर उन्हें तंग करने लगी थी। लेकिन किम के मुताबिक उनका मसला ग्रेव नहीं थी। असल में उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन ने उसके दांतों को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वह नाराज थी। उस ओल्ड लेडी के दांत वापस रखने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यही इसी ग्रेवयार्ड में किम से हारिम मिलने आई है। हारिम उन्हें पार्क के बारे में बताती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी फैमिली में एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है कि उनके घर पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की जमीन से जुड़ी है, क्योंकि उनके ग्रैंडपा यहाँ कोरिया में दफन है। हरिम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद चाहिए थी, और कोरिया का नाम सुनते ही किम मान जाते हैं। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का एक्सह्यूमा करवाना था। एक्सह्यूमा मतलब एक ग्रेव को खोलकर वहां दफन हुए इंसान को किसी दूसरी ग्रेव में दफनाना या शिफ्ट करना। इसी काम के लिए उसे किम से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और वो यह सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क अब किम को लेकर अपनी ग्रैंडपा की ग्रेव के पास जाता है, जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस ग्रेव के आसपास बहुत सारे लोमड़ियां भी फिर रही थी, और ये कोई अच्छा साइन नहीं था। साथ ही उनकी ग्रेव के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क बताता है कि उसके ग्रैंडपा जनरल थे, और ये ग्रेव उन्हें आर्मी की तरफ से अलॉट हुई थी। किम उसकी बात अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यही जगह क्यों। ये तो जगह कोई टूम भी नहीं लग रही। वो समझ चुका था कि मसला इसी जगह में है, और ये बात वो हारम से डिस्कस भी कर लेता है। वो हरिम से कहता है, यहाँ पे बहुत कुछ इविल है, बहुत कुछ बुरा है, और इन नेगेटिव पावर्स को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। साथ ही किम हरिम से यहाँ काम करने को भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ उन्होंने काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हारम भी परेशान हो जाती है। खैर, रात में दोबारा हारम, किम और पार्क की मीटिंग होती है, जहाँ किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जो सुनकर पार्क के इमोशनल हो जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा बेटा है, मरने वाला है। उसकी ये लफ्ज हरिम और किम दोनों को ही इमोशनल कर गए थे, इसलिए हरिम फैसला कर लेती है कि वो पार्क की मदद जरूर करेगी, और किम से कहती है कि हम उस ग्रेव को खोद कर देखेंगे और वहां पर एक रिचुअल कर सकते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिससे वहां की बुरी आत्मा भटक जाए और फिर आप लोगों का काम आसान हो जाए। ये आइडिया किम को भी बेहतर लगता है, इसलिए वो भी एक्सह्यूमेशन के लिए मान जाता है। अगले दिन एक्सह्यूमेशन का काम शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ पर पार्क की ऑन्ट भी थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा की बेटी थी। उनके साइन और उनके परमिशन के बगैर ग्रेव खोद नहीं सकते थे। रिम यहाँ पर रिचुअल का सारा सामान भी ले आई थी, जिसमें 5 पिग्स भी थे। उन 5 लोगों के लिए सैक्रिफाइस, जो ये ग्रेव डिग करने वाले थे। एक तरफ ग्रेव की खुदाई का काम शुरू होता है, तो दूसरी तरफ हारम इवल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल रिचुअल्स करना शुरू कर देती है, जिसमें बहुत से लोग उसका साथ दे रहे थे। जोर जोर से गाने बजाने के साथ हारम अपना ड्राउना डांस करते हुए छरियों और चाकू लेकर डांस कर रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने मुंह पर कट भी लगा देती है, फिर पास में लगे हुए पिग्स की बॉडीज को काटकर उनका खून पीती है। उसका ये ड्राउना रिचुअल तब तक चलता रहा जब तक ग्रैंडपा की हड्डियों को निकाला नहीं गया। हड्डियों को कब्र से निकालने के बाद एक मजदूर कब्र के अंदर इंसानी सर वाला सांप को देखता है, जो कि बहुत अपशगुन था।
और इससे भी गलत ये था कि वो किसी को बताए बगैर उसे मार देता है। ऐसा करते ही वहां मौसम खराब हो जाता है। किम, जिसने ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाने का फैसला किया था, उनका यह काम भी रुक जाता है। हालांकि वह यह काम जल्दी करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ग्रैंडपा की सोल हड्डियों से जुड़ी है, जिन्हें जलाने पर ही उन्हें सुकून मिल सकता है। किम ने क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव देख लिया था, इसलिए पास के गांव में वो ग्रैंडपा के कब्र के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है। जाने पे इन्हें मालूम हुआ कि ज्यादा लोगों को तो उस कब्र यानी ग्रैंडपा की ग्रेव के बारे में कुछ पता ही नहीं, और अगर कुछ लोगों को पता था तो यह बात कि उनकी ग्रेव खजाने से भरी है, जिसकी लालच में एक आदमी, जिसे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा की ग्रेव की खुदाई हुई है, वो ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है, जिसके नतीजे में गुस्से में पागल ग्रैंडपा की सोल आजाद हो जाती है। और यह सबसे बड़ा खतरनाक काम हुआ था। शुक्र था कि हानि ने उसे देख लिया। अब एक होप तो है कि वो सबको इस खतरे से बचा लेगी। ग्रैंडपा की सोल को कंट्रोल करने के लिए वो एक रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे शायद यह अंदाजा हो रहा है कि ग्रैंडपा की सोल अपने घर भी जा चुकी है। घर यानी अमेरिका, जहां पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहां जाते ही वह अपने बेटे और उसकी वाइफ को मार देते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा की आत्मा ने पार्क को भी डराना शुरू कर दिया था। पार्क बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसी टाइम उसे किम का कॉल आता है। फोन पे किम उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो गई है, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने के लिए निकली है, तुम जरूर उससे बच के रहना। अभी वो फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे भी नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पे पता चलता है कि वहां पे भी किम था, फोन पे भी किम और दरवाजे पे भी किम। फोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, हो सकता है वो ग्रैंडपा की सोल ही हो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द तुम तक आ रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम विंडो खोल सकते हो। किम की बात मानते हुए वो दरवाजा तो नहीं खोलता, लेकिन खिड़की खोल देता है, जहां से सोल अंदर आ जाती है। मतलब ये सारी चाल उसी ग्रैंडपा की सोल की होती है। फोन पे ग्रैंडपा की सोल बात कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ किम था, असल किम जो पार्क को बचाने आ रहा था। दरवाजे वाला यानी असली किम जब होटल के स्टाफ से चाबी लेकर पार्क के रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि पार्क पूरी तरह सोल से पोसेस हो चुका था। पोसेस हुए पार्क के जरिए ग्रैंडपा किम को बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के ही पीछे क्यों पड़ी रही हैं। असल में जब अमेरिका और जापानीज के बीच में वॉर शुरू हुई थी तो ग्रैंडपा ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत पैसा कमाया और उसी पैसे की वजह से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर बस गई। लेकिन जिन ग्रैंडपा की वजह से ये लोग अमीर हुए, इनका स्टेटस चेंज हुआ। उनको कभी इन लोगों ने आकर पूछा ही नहीं ना, कभी इनकी कब्र पे आए ना प्रे किया। उनके लिए इसी वजह से वो इतना गुस्सा थे। किम की आंखों के सामने ही वो अपोजेस हुए पार्क को जान से मार देते हैं। मरते मरते पार्क किम से कहकर जाता है कि किसी लोमड़ी ने शेर की हड्डी निकाल ली है। इस बात का मतलब किम को बिल्कुल नहीं समझ आया था, लेकिन अब ग्रैंडपा के सोल पार्क को मारने के बाद अपनी बेटी और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल चुकी थी। उनको रोकने का किम के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो हरिम से कहे कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दो, लेकिन हड्डियों को जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन चाहिए थी। वो फौरन उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा की सोल अब उस छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रही है, जिसका कोई कसूर नहीं। उसकी जान बचाने के लिए हमें ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाना पड़ेगा, जिसके लिए ग्रैंडपा की बेटी मान जाती है और ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है। ऐसे हड्डियां जलने के साथ ही ग्रैंडपा की सोल खत्म हो जाती है और इन सबको आजादी मिल जाती है। लेकिन कहानी ग्रैंडपा की सोल तक ही खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रैंडपा की सोल के चले जाने के बाद किम एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसने ग्रैंडपा की कब्र खोदने का काम किया था। उसके ख्वाब में बड़े बड़े इंसानी सर वाले सांप उसे डरा रहे थे। डरते हुए वो आदमी कहता है कि वो सांप मुझे मार देंगे। कि मुझसे पूछते हैं ये सब कब से हो रहा है। आदमी बताता है तभी से जब मुझे ग्रैंडपा की ग्रेव के अंदर वो इंसानी सर वाला स्नेक मिला था, जिसका सर काटकर मैंने उसे मार दिया। सारी बात की सच्चाई जानने के लिए किम दोबारा ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाता है, जहां उसे वो मरा हुआ सांप मिल भी जाता है। उसका सर किसी फीमेल जैसा था, जिनको बहुत ज्यादा ईविल यानी शैतानी माना जाता है। कुछ न सोचते समझते हुए किम जब इस कब्र को और ज्यादा खोलता है तो इसी कब्र के नीचे उसे एक फाड़ा हुआ कॉफिन मिलता है, जिसे देखते ही वो हारम और उसके सभी साथियों को यहाँ बुला लेते हैं। ये सब मिलकर उस कॉफिन को बाहर निकाल लेते। लेकिन अभी तक ये लोग ये बात समझ नहीं पाए थे कि आखिर क्यों ग्रैंडपा की ही ग्रेव के नीचे इस कॉफिन को खड़ा किया गया था। ये कॉफिन चारों तरफ से सील्ड था। फिलहाल आधी रात का वक्त था। ये लोग इस कॉफिन का कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए पास के एक टेंपल में ये लोग इस कॉफिन को रखने का फैसला करते हैं। ये भी हो सकता था कि इस कॉफिन में कोई इविल स्पिरिट हो, वो आसानी से निकल ना जाए। इसीलिए हरे मूंग और चावलों को एक साथ कब्र के चारों ओर डाल देते हैं और उस कॉफिन को सील करके ये लोग वहां से चले जाते हैं। इस सारे मिस्ट्री कहानी जानने के लिए किम और हरिम अब ग्रैंडपा के डॉटर के पास जाते हैं।
और उससे पूछते हैं कि आखिर ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे ये इतना बड़ा कॉफिन क्यों खड़ा किया गया था। जवाब में ग्रैंडपा की बेटी कहती है, वो गद्दार कैसे हो सकते हैं, वो तो कोरियन थे ही नहीं, वो तो खुद जापानीज थे। कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर फिर जापानीज लोगों ने उन्हें यहाँ क्यों दफन किया। सीन चेंज होता है और हम हरिम के असिस्टेंट को देखते हैं जिसे कोई अजीबो गरीब चीज डरा रही थी। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने डर को काबू में करता है और कॉफिन को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ बाहर जाते ही उसे कोई 7 फुट जितना लंबा आदमी दिखाई देता है और वो आदमी किसी इंसान को खा रहा था। इस सारे सीन को देखकर डरते हुए वो हारिम को आवाज देता है। पता चलता है कि हारिम ख्वाब में अपनी ग्रैंडमा से कुछ सबक ले रही थी, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा अपने जमाने की बहुत बड़ी शमन थी। अपने असिस्टेंट की आवाज सुनकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती है, ऐसे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खतरा देख लिया हो। लेकिन फिर भी हारिम मुड़कर बाहर जाती है, जहां उसका असिस्टेंट डरा हुआ था। ये दोनों साथ मिलकर उस कॉफिन को देखते हैं जो अब खुला हुआ था और खाली था। मतलब हारिम के असिस्टेंट ने जो 7 फुट का आदमी या भूत देखा था वह इसी कॉफिन से बाहर आ चुका था। यहाँ कॉफिन में ही एक हेलमेट भी मौजूद था जो कि किसी समुराई या जर्नल का लग रहा था। ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस कॉफिन में जो कोई भी था वो एक समुराई या एक सोल्जर था। इतनी देर में इस रूम के बाहर वो जर्नल भी आ जाता है जो इस कॉफिन से निकला था। हारिम उसे देखते ही छुप जाती है और वह जर्नल पूछता है, क्या इस रूम में कोई इंसान है? हारिम में जवाब देती है और कहती है, मैं तो इंसानों की गुलाम हूँ और एक ट्री स्पिरिट हूँ। फिर वो जर्नल का भूत उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास मेरी पसंद का खाना है? हारिम माफी मांगते हुए उससे ना में जवाब देती है और बार वो जनरल जान जाता है कि रोल के अंदर कोई इंसान ही है। इससे पहले कि वो हारिम पर हमला कर देता, उसका असिस्टेंट आकर उसे बचा लेता है और जर्नल पे भी एक हथियार से हमला करता है। लेकिन इस हमले का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। साफ मतलब था कि वो जर्नल बहुत ही खतरनाक भूत में बदल चुका है, क्योंकि अब वो असिस्टेंट को पकड़कर उसके पेट में अपना हाथ अंदर करता है और उसकी बॉडी को बिच से चीर कर फेंक देता है। इससे पहले अब ये भूत हारिम को मार देता, किम और उसका असिस्टेंट वहां आ जाते हैं और इस बार इस भूत को देखकर इन दोनों की भी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा भूत नहीं देखा था। एक सेकंड गुजरता है और इस भूत को मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, मतलब सुबह होने वाली थी। और यह सोचते हुए वो एक आग का गोला बनकर वहां से उड़ जाता है। उस टाइम के लिए ये लोग इतनी बात जान गए थे कि यह भूत जो भी है ये रात में तो पूरी ताकत में होता है, लेकिन सुबह में यह अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पता चलता है भूत ने हारिम के जिस असिस्टेंट को बिच से चीर कर फाड़ दिया था उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी वो पूरी तरह मरा नहीं था। इसलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है और किम अब जाते हैं उसी ग्रेव पे जहां से यह सब शुरू हुआ था, क्योंकि अब इसे बंद करना, इस कहानी को खत्म करना बहुत जरूरी था। यहाँ वो आसपास के लोगों से मिलते हैं, कुछ पता चलाते हैं, लेकिन खास इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। दोबारा ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां इन्हें मालूम पड़ता है कि हारिम के असिस्टेंट को होश आ गया है। होश में आने पे उसकी आंखें अजीब दिखती हैं और ये देखते हुए हारिम और किम को ये पता चल जाता है कि वह पोजेस्ड है। उस बड़े से जर्नल के भूत ने इसे अपना गुलाम बना लिया था और इसी के जरिए के इन्हें ये बात पता चलती है कि वो जर्नल का भूत यहाँ पे किसी चीज की रक्षा कर रहा है। किस चीज की ये बात हारिम का असिस्टेंट उन्हें नहीं बताता। इन सारी बातों का पता चलाने के लिए किम दोबारा ग्रेव पे जाता है। वो ग्रेव को खोलकर अपने सवालों का जवाब जानना चाहता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वो डीमन रक्षा कर रहा था। इन्हें यहाँ वही 7 फुट लंबा जर्नल का भूत नजर आता है। इसे देखकर वो यह बात पता चला लेते हैं कि रात में यह भूत कहीं पर भी चला जाए, दिन में यह भूत यहीं रहता है, जरूर उसी चीज की हिफाजत करने के लिए जिसके बारे में इन्हें मालूम नहीं। वहां खड़े खड़े किम को मरते हुए पार्क की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पे वार किया है। कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर की तरह दिखता है, मतलब टाइगर तो हो गया। कोरिया सीन यह था कि कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड्स जमीन में दबाए गए थे, जो कि जापानीज रिचुअल के मुताबिक कोरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करके कोरिया को खत्म कर देते। इन्हीं रॉड्स के बारे में कोरियन शमेल्स को पता चल गया और उन्होंने इन रॉड्स को निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों को कोरिया के लोगों ने ग्रेव थीव्स कहा, लेकिन अब एक रोड वो जमीन से नहीं निकाल पाए, क्योंकि उस रोड को जापानीज ने अपने जनरल की बॉडी में ही दफना दिया था, एक ऐसे रिचुअल के जरिए जिसमें मरे हुए एक बहादुर इंसान की बॉडी को काटकर उसमें मेटल रॉड रखा जाता है और साथ ही बहुत से इंसानी ओनर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रिचुअल को पूरा करने में इस सारे प्रोसेस के लिए जनरल की बॉडी को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जनरल बहुत बहादुर थे। मरने के बाद भी उनकी सोल इस रॉड की रक्षा करती। अब वो जनरल जो कि भूत बन चुका था, जिसकी बॉडी में वो मेटल रॉड था, उसके कॉफिन को इसीलिए वर्टिकल खड़ा किया गया था क्योंकि कोरिया में लगने वाले बाकी सभी रॉड्स भी वर्टिकल खड़े थे। अब कोई उस रॉड को या जनरल की बॉडी को ना ढूंढ पाए। उसके ऊपर पार्क के ग्रैंडपा की बॉडी को दफना दिया गया क्योंकि वो भी एक जनरल थे। साफ साफ कहे तो जब कोरिया और जापानीज के बीच जंग चल रही थी तो लोगों ने जादू मंत्रों के सहारे भी
एक दूसरे को हराने की, दबाने की कोशिश की थी। जैसे ही इन लोगों को इस सारी बातों की खबर मिलती है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब रात का वक्त हो चुका था और वो जर्नल जिसके अंदर मेटल रॉड था, उसके उठने का भी टाइम हो गया था। इतने सालों में वो अपने कॉफिन से किम की वजह से ही आजाद हो पाया था। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये भूत उसे पोसेस करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए यहाँ हरिम उसके ऊपर ब्लड भी फेंकती है, लेकिन वो थोड़ा सा तड़प कर ठीक हो जाता है और गुस्से में हारम से ही लड़ने के लिए जाता है। पर इस टाइम हारम को प्रोटेक्ट करती है उसकी ग्रैंड माँ की सोल। किम ने जनरल की बॉडी में मेटल रॉड देख लिया था। वो जनरल का भूत वैसे ही खून से तड़पता था, इसलिए बिना टाइम गवाए वो एक लकड़ी पर अपना खून लगाते हैं और उससे जनरल को मार देते हैं, जिससे वो जनरल मर जाता है। वो आखिरी रॉड जो कि कोरिया को तबाह करने के लिए जमीन में लगाया गया था, वो रॉड भी खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल इस भूत को खत्म किया और दूसरी तरफ कोरिया को भी बचा लिया। भूत के मरते ही हरिम का असिस्टेंट जो उसके बस में था, वह भी वहां से बाहर निकल आता है। इनके सारे मिशन अब पूरे हो चुके थे, ये लोग अब सेफ थे। यही सोचते हुए ये चारों सुकून का सांस लेते हैं। कहानी के आखिर में हमें किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहां किम रिलैक्स नजर आ रहा था और उसे हारम और उसके असिस्टेंट के रूप में एक टीम में मिल गई थी। इन चारों को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है एक्सहुमा। और कैसा लगा आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।